नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। 2024 के चुनाव के लिए लगभग सभी दलों ने कमर कस ली है। 2024 को लेकर विपक्षी दल एकजुटता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो बीजेपी भी जवाब में एनडीए के घटक दलों को साथ लेकर शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। ऐसे में चर्चा मिशन 2024 को लेकर होगी, चर्चा 26 बनाम 38 दलों को लेकर होगी और चर्चा हरियाणा की राजनीति पर होने वाले असर को लेकर हम करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश के लगभग सभी दल अब चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। पटना के बाद अब बेंगलुरु में विपक्षी दल एकजुटता का संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। 26 दल एक साथ आ गए हैं। विपक्षी एकता के जवाब में एनडीए की ओर से 26 के सामने 38 दलों के साथ मंथन कर ताकत का संदेश दिया जा रहा है। ऐसे में बेंगलुरु में 2 दिन की महाबैठक में कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों का जमावड़ा लग चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, लालू यादव, अखिलेश यादव, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जैसे विपक्षी नेता शामिल हो रहे हैं। ऐसे में खड़गे ने विपक्षी एकता को लेकर बात की तो एनडीए की बैठक को लेकर निशाना भी साधा। अपोजिशन, सारे अपोजिशन को, फिर अपोजिशन आए कहां से उनके पास? सारे अपोजिशन को अकेले ही भारी है। तो मैं एक ही काफी हूँ बोले तो फिर क्यों 30 लोग पार्टियों को जमा रहे? और वो 30 पार्टी के नाम तो बताओ आप। वो 30 पार्टी के लोग इलेक्शन कमेटी में या इलेक्शन ऑफिस में रजिस्टर करे सो है क्या यूं ही बुला रहे सबको? तो ये तो मालूम होने दो। और हमारे पास जो भी लोग हैं वो लोग हमेशा हमारे साथ हैं। हम हमेशा पार्लियामेंट के वक्त भी मिलके काम करते हैं, बाहर भी मिलके काम करते हैं। और अब बेंगलुरु में भी सभी पार्टियां वहां पर आई है। हम जो कर रहे हैं वो देख के वो घबरा गए हैं और घबरा कर वो जो पार्टियां में एक टुकड़ा हुआ था, 2 टुकड़े हुए थे, 3 टुकड़े सबको जमा रहे और उनको जमा के वो अपनी संख्या उसमें भारी संख्या दिखाने की कोशिश कर रहे। तो वो कोई काफी महत्व का नहीं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में 9 साल में पार्टी का ग्राफ बढ़ा है। वहीं नड्डा ने कल होने वाली बैठक को लेकर जानकारी दी और बताया कि एनडीए की बैठक में 38 दल शामिल होंगे। कल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की बैठक शाम को आहूत की गई है और कुल मिलाकर के अभी तक 38 हमारे पार्टनर्स, जो हमारे एनडीए के पार्टनर्स हैं, उनकी कंफर्मेशन आ चुकी है। तो 38 पार्टनर्स कल इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे जिनकी कंफर्मेशन आई है। बता दें, विपक्षी दल इन दिनों बीजेपी के खिलाफ लामबंद होने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। पहले पटना में मंथन किया गया तो अब पटना से अधिक 26 दल बेंगलुरु में विपक्षी एकता का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन विपक्षी दलों की एकता के जवाब में बीजेपी एनडीए के 38 घटक दलों के साथ ताकत दिखाने जा रही है। वहीं हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर चल रही तमाम तरह की अटकलों के बीच जेजेपी को भी एनडीए की बैठक में बुलाया गया है। बहरहाल देखना यह है एनडीए और विपक्षी दलों के इस महामंथन से देश की सियासत को क्या नई दिशा और रंग मिलता है और अमूमन लोकसभा परिणाम से प्रभावित होने वाली हरियाणा की राजनीति पर क्या असर रहता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। मानसून सत्र से पहले कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। महामंथन से क्या विपक्षी एकजुटता बढ़ पाएगी? क्या एकजुट होंगे विपक्षी दल? तो इससे पहले देखिए, एनडीए भी बैठक कर रही दरअसल मानसून सत्र से पहले और अब 2 दिन विपक्ष का महामंथन। एनडीए या विपक्षी दल किसमें कितना दम? और जेजेपी की बैठक में शामिल होने के मायने क्या हैं? जेजेपी को भी इनवाइट किया गया है और जेजेपी भी जाहिर है एनडीए की बैठक में शामिल होने वाली है। इससे पहले गठबंधन को लेकर अलग अलग तरह की खबरें और बयान आपने सुने थे। अब जेजेपी को निमंत्रित किया जाना और जेजेपी का शामिल होना, इसके क्या मायने और हरियाणा की राजनीति पर ये जो मंथन, ये बैठक का दौर जारी है, इसका क्या और कितना असर होगा?
चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। बीजेपी प्रवक्ता रमन मलिक जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से केसी भाटिया जी जुड़ गए हैं, जेजेपी का पक्ष रखने के लिए अजय गुलिया जी हमारे साथ चर्चा में हैं, इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेहड़ू जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी सुखवीर तंवर जी हमारे साथ हैं और राजेंद्र जादून वरिष्ठ पत्रकार चर्चा में जुड़े हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत रमन मलिक जी आपसे। कल एनडीए भी बहुत सारे घटक दल 38 पार्टी वहां बताई गई हैं जो कि मिलकर एक शक्ति प्रदर्शन या ताकत दिखाने वाली है, एकजुट नजर आने वाली है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं, कांग्रेस के दूसरे नेता ये कह रहे हैं कि विपक्ष एकजुट है और 2024 में इसका असर नजर आएगा। नहीं, बिल्कुल असर क्यों नहीं नजर आएगा। एकता में बहुत शक्ति होती है साहब, इसका असर नजर आएगा और इसका प्रचंड नजर आएगा। जैसे आपको यूपी में 2 लड़के नजर आए थे ना साहब, महागठबंधन बिहार में नजर आया था, टूटता जुड़ता बिखरता, वैसे ही नजर आएगा कैसे पूर्वोत्तर के सारे राज्य कांग्रेस और बाकी दल हारे थे। आसाम जैसे हारे, महाराष्ट्र जैसे हारे थे और फिर बैकडोर से एंट्री मारी थी, वो नजर आएगा। क्यों नहीं नजर आएगा। जब घर से सामान चोरी होता है तो लोगों को पता लगता है चोरी हो गई, तो नजर तो आता है ना साहब। तो फिर वो पुलिस में रिपोर्ट भी लिखाते हैं और चोर को पकड़ा भी जाता है और चोर की ठुकाई भी होती है। जनता करती है, नजर आता है साहब। मेरा तो बहुत सीधे सीधे बात करना, आप 26 लोग इकट्ठे हों, 28 हो, 30 हो, 40 हो, मैं तो 26 की जगह ये 62 कर दें फिर भी मैं बोलता हूं आएंगे तो फिर भी मोदी जी। और उसके अलावा भी आपको एक चीज बता दूं कि आज जो ये बात कर रहे हैं, मैं इनसे सिर्फ इतना सा पूछता हूं कि जो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की मौत पे चुप बैठती है पश्चिम बंगाल में, जो जिसको कहा जाएगा कि साहब, वो याद है एक फिल्म आई थी, क्या नाम था उसका, शराब पीने वाले पे फिल्म थी, देवदास। उसमें वो ये छोड़ दो वो छोड़ दो फिर बोलोगे गंदगी छोड़ दो। ऐसे ही कांग्रेस का कुछ हाल है कि वो बोलेंगे कि जी पहले उत्तर प्रदेश छोड़ दो, अखिलेश जी बोलेंगे, बंगाल में ममता जी बोलेंगे बंगाल छोड़ दो, तमिलनाडु में डीएमके बोलेगी वो छोड़ दो, तेलंगाना में दूसरे बोलेंगे वो छोड़ दो, नीचे केरल में कम्युनिस्ट बोलेंगे आप यहाँ से छोड़ दो, जो बची कुची एनसीपी है वो बोलेगी, शिवसेना जो बची कुची उद्धव ठाकरे की बोलेगी महाराष्ट्र छोड़ दो। अच्छा, तो ऐसे करके दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी बोलेगी आप वहां पे छोड़ दो, तो कांग्रेस तो छोड़ के पूरी ही छुट जाएगी और बचे ये बाकी लोग। तो आपको ये बता दूं, ये सारी पार्टियों को अगर आप इकट्ठा कर लो तो इन सारी पार्टियों में एक डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है, सब एक व्यक्ति या एक परिवार का दल है। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल भी एक को अहम द्वितीय न कोई, रावण का जो एक प्रचंड भाव रहा है उसी पे चल रहे हैं। उनकी पार्टी में कभी कोई और बन ही नहीं सकता कन्वीनर। तो ये जो सारे लोग हैं व्यक्तिवादी लोग, और सबसे बड़े मजेदार बात, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर करप्शन के केसेस इनके जो बड़े नेताएं हैं या इनके पार्टी के आला कमान वाले हैं, या तो उनपे या इनकी पार्टी के बड़े नेताओं पे, चलिए आपने कई बड़ी बातें कही पहले उत्तर में, केसेस ना चल रहे हो कई कंप्लीट तो करप्शन के केसेस भी, तो सिमिलैरिटीज बहुत सारी हैं। वो क्या होता है, कौन से होते हैं मौसेरे भाई जी हाँ वही वाले। केसी भाटिया जी, सुना आपने रमन मलिक जी को कि असर तो दिखेगा, लेकिन ये नेगेटिव ही असर मान रहे हैं कांग्रेस के लिए। तो कांग्रेस सभी राज्यों से खत्म होती जा रही है और ये महामंथन जितना करेंगे, जो दल कांग्रेस के साथ नजर आएंगे वो भी कांग्रेस को अलविदा कह देंगे उन तमाम राज्यों से, जो रीजनल पार्टी जी। रमन मलिक जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं।
अब इशारों में भी करते हैं, सीधे भी करते हैं। अगर इनकी पार्टी इनके नेताओं के खिलाफ अगर कुछ कहते हैं तो सिर मिलाते हैं, और उनके ऊपर जो जो अगर कोई पार्टी के बारे में, इनके नेताओं के बारे में डालते हैं, उनके ऊपर केस डालते हैं, उनको जेल में भेजते हैं। ये इनका कैरेक्टर है बीजेपी वालों का। अगर अगर अब हमारी सरकार आएगी तो इन्होंने एक रिवाज खोल दिया, एक रास्ता खोल दिया कि ये जितने सरकार चला रहे हैं, स्टेटों में चला रहे हैं, चाहे सेंटर में चला रहे हैं, क्या करप्शन नहीं हो रही है, शरेआम करप्शन हो रही है। तो ये इन्होंने एक दरवाजा खोल दिया कि करप्शन के खिलाफ आवाज उठाओ और ऑपोजिशन वालों को जेल में भेजो। तो ये एक इन्होंने रिवाज खोल दिया उस बात का। मैं उस पर ज्यादा नहीं जाना चाहता। आज की डेट में बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी की सरकार के खिलाफ अपोजिशन पार्टियां अगर इकट्ठी होती हैं, पहले तो ये कहते थे कि हम पूरे हिंदुस्तान को कांग्रेस मुक्त करेंगे। कांग्रेस मुक्त इनसे हो नहीं पाई। अगर अब कांग्रेस दूसरे विपक्षी दलों को साथ मिलाकर चल रही है और सबको प्रताड़ित किया जा रहा है, सभी के नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो और वो अगर इकट्ठे होकर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इनको उससे तकलीफ की बात की है। अगर तुमने दम है, अगर तुमने कोई काम किया है देश के लिए, अगर लोगों को कोई सुविधा दी है, कोई प्रशासन दिया है, तो तुम्हें कांग्रेस से डर किस बात का। और अगर अपोजिशन पार्टियां 26 दल इकट्ठे मिलकर अगर चुनाव लड़ना चाहती हैं तो इनको उस बात से दिक्कत क्यों है। इनकी नींद हराम हो गई है कि ये सारे इकट्ठे कैसे हो गए। तो बात इन्होंने की थी कि हर कोई अपना प्रदेश मांगेगा, तो प्रदेश जो रीजनल पार्टी है, तो प्रदेश की तो उसमें सरकार, राज्य की सरकार तो हर जो अलायंस में होता है वो मांगता है। इन्होंने जब अलायंस किया था, महाराष्ट्र में अलायंस किया उद्धव ठाकरे जी से किया, और दूसरे पंजाब में जैसे अकाली दल से किया, तो ये क्या रीजनल पार्टियां नहीं है, ये क्या परिवार की पार्टियां नहीं है। चौटाला जी से इन्होंने अलायंस किया, तो ये बंसीलाल जी से इन्होंने अलायंस किया, तो वो भी तो परिवारवाद की पार्टी उनको कहा जा सकता है। तो इनको दूसरों को तो परिवारवाद कहते हैं, तो इनको खुद को परिवारवाद से परहेज नहीं है। और जिन पार्टियों को साथ मिलाकर चलें, ये 30 पार्टियों की, कभी 30 पार्टियों की बात करते हैं, कभी 38 पार्टियों की। आपने कहा 38 पार्टियां इकट्ठी होकर कल मीटिंग करने जा रही हैं। पहले ये तो हमारे तो पार्टियां सामने आ गई, ये बताए ना कौन कौन सी 36 पार्टियां हैं, तो वो इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड भी है पार्टियां के नहीं है। तो इस तरह की बातें करना कि ये मिलकर इनका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, ये बिल्कुल मेन पार्टियां हैं, बड़े प्रदेशों की पार्टी है, मिलकर चुनाव लड़ेंगे। निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार जाने वाली है, चाहे वो सेंटर में हो चाहे हरियाणा में हो। हरियाणा के अंदर अब तक तो यही कहते रहे हैं कि जेजेपी और बीजेपी अलग से चुनाव लड़ेगी। अब अलायंस में जब इन्होंने पार्टियों का नंबर दिखाना है तो अब जेजेपी को साथ में दिखा रहे हैं ये लोग। तो ये इस तरह की झूठ की राजनीति अलग लड़ेंगे, ये कभी ये क्लियर नहीं कहा गया। ये कहा गया है कि चुनाव आने के वक्त डिसाइड करेंगे दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेता। देखिए, दोनों पार्टियों के सुर बदले हुए हैं पिछले 2 महीने से, हम भी देख रहे हैं, हरियाणा की जनता भी देख रही है कि इनके सुर बदले हुए और अलग अलग से बातें कर रहे हैं कि अलग से चुनाव लड़ेंगे। अब इनको दिखाने के लिए पार्टियों की जरूरत है और उसको जेजेपी को साथ में शामिल ठीक है। इसी पॉइंट को आगे ले जाते हुए गुलिया साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल एक नंबर ही काउंट करने के लिए एनडीए फिर जेजेपी को बुलाया और जेजेपी जाने को जाहिर है तैयार के कल की बैठक में। तो कांग्रेस तो मान रही कि केवल शक्ति प्रदर्शन के लिए जेजेपी को शामिल किया जा रहा है। वैसे तो गठबंधन टूटने की बातें थी जो कांग्रेस को लग रहा है। अजय जी, आवाज मिल रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए। ज्योति जी, देखिए, हम तो शुरुआत में भी जब इस प्रकार की बातें को बयानबाजी कांग्रेस के लोग करते थे, एक ही बात कहते थे कि हमारा जो गठबंधन है वो केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठ करके हमारी बातचीत हुई थी और हमने अपनी कुछ मांगे रखी थी जो मैनिफेस्टो हमने लोगों के बीच में लेकर के गए थे। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने उस बात को स्वीकार किया, उस बात को माना, उस बात को लेकर के हमारी एक स्टेबल सरकार देने की बात हरियाणा प्रदेश में हुई। हम लोगों ने सरकार बनाई और इसमें कोई दो राय नहीं कि उसमें मेन पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी, हम उनके सहयोगी थे और सरकार बनी। दुष्यंत चौटाला जी को मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी थी। हम लोगों ने काम किया, लोगों के बीच में रह करके, ज्योति जी, हम लोगों ने काम किया।
अब ये काम हमने कैसा किया, इस बात का निर्णय करने का अधिकार ना तो कांग्रेस को है ना किसी और राजनीतिक दल को है। इस बात का निर्णय तो हरियाणा प्रदेश के लोग करेंगे कि हम लोगों ने कैसा काम किया। देखिए, अगर एक छात्र को स्वयं के पेपर को नंबर देने की बात हो तो वो छात्र चाहे कुछ भी ना लिखे आए वो 100 में से 100 देगा। छात्र चाहे कुछ भी ना लिखे आए वो 100 में से 100 देगा। लेकिन हम तो इस बात को पहले दिन से स्वीकार करते हैं कि ये नंबर देने का अधिकार हरियाणा प्रदेश के लोगों को है, वो नंबर हमें देंगे। और अब देखिए, ना तो हमारे लिए कोई बहुत खुश होने की बात है, ना ऐसी कोई बात है। देखिए, हम आज भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में हैं और एनडीए की बैठक हो रही है। हमें भी स्वाभाविक तौर पे उसके अंदर न्योता मिला। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी पार्टी का जाकर के पक्ष रखेंगे और देखिए, ये तो मीटिंग के बाद ही पता चलेगा कि मीटिंग के अंदर क्या एजेंडा था और क्या तय हुआ, क्या नहीं हुआ। ये सारी बातें तो मीटिंग के बाद आपको बता पाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि इन चर्चाओं ने उन लोगों के बयानों पर पूर्ण विराम लगाने का काम किया जो इस प्रकार के उलझुल बयान देते थे। अच्छा। आज हमारा एक ज्योति जी एक देह है। मैं इस बात को आपके टीवी चैनल पर बड़ी बात कहता हूँ। देखिए, गठबंधन रहे ना रहे एक अलग चीज है। हम शुरुआत से कहते थे कि दोनों दल जब चुनाव आएंगे, प्रीपोल हमारा अलायंस नहीं था, जब चुनाव आएंगे तो दोनों दल बैठ करके तय करेंगे कि हमारा अलायंस रहेगा कि नहीं रहेगा, मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। कितनी गठबंधन हुआ था, कहते थे 15 दिन में सरकार गिर जाएगी, 15 दिन में गठबंधन टूट जाएगा। फिर अवधि को बढ़ा करके 3 महीने किया, फिर 6 महीने किया, फिर 1 साल की। 1 साल आप में से किसी का फोन साइलेंट नहीं है, प्लीज साइलेंट कर लीजिए। आप बात पूरी कीजिए। तो ज्योति जी, ये सारी बातें हुई हमारे बीच में गठबंधन को लेकर के, और लोगों ने बयानबाजी रखी पहले दिन से। 3 महीने, फिर 6 महीने, फिर 8 महीने, फिर कहा 1 साल में टूट जाएगा, फिर 2 साल में। गठबंधन निरंतर जारी है। अब इस जो हमने काम किया, देखिए, हम उसको कहेंगे कि हमने लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया। दुष्यंत जी ने लगातार लोगों के बीच में रहे, लोगों के लिए काम किया और अच्छा काम किया, हम ऐसा मानते हैं। लेकिन हमारा आकलन कौन करेगा? वो हरियाणा प्रदेश के लोग करेंगे। जब हम लोग चुनाव में जाएंगे, उनके बीच में जाएंगे, उनको बताएंगे कि ये वादे आप लोगों से। चलिए, आपके ऑडियो में कोई ना कोई, देखिए अभी कोई प्रॉब्लम है नेटवर्क की, हम आएंगे आपके पास। फोन साइलेंट कर लीजिए आप में से जिसका भी फोन है। रेड्डी साहब, आप लोग ठीक है बीजेपी के खिलाफ बातें करते हैं, आप लोग तीसरे मोर्चे की भी बात करते हैं, लेकिन जब आप राष्ट्रपति चुनाव की बात करें या बीजेपी समर्थित निर्दलीय राज्यसभा उम्मीदवार की बात करें, तो कहीं ना कहीं अभय चौटाला एनडीए या फिर बीजेपी के साथ खड़े नजर आते हैं, ये कांग्रेस भी बोलती है। लेकिन अब जो बैठक हो रही है, ना तो आप लोग विपक्षी दलों के साथ हैं, ना ही एनडीए में कहीं जाहिर है उसका तो घटक है ही नहीं, तो इनेलो कहां खड़ी है? ज्योति जी, सबसे पहले तो इस बात को क्लियर कर लो कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बीजेपी के साथ बिल्कुल भी नहीं है, कहीं भी नहीं खड़ी है और बिल्कुल बीजेपी के विरोध में। वेरी क्लियरली आई एम सेइंग ऑन योर चैनल कि बीजेपी के खिलाफ इंडियन नेशनल लोकदल है। बीजेपी के साथ कभी भी इंडियन नेशनल लोकदल खड़ी नहीं हो सकती है। नंबर 2 बात यह है जो आपने प्रश्न पूछा कि इंडियन नेशनल लोकदल जो है अभी यात्रा में चली हुई है, यात्रा कर रही है और यात्रा बड़ी लंबी यात्रा चल रही है। पूरे हिंदुस्तान का एक इतिहास बनाने जा रहे हैं अभय सिंह जी चौटाला, जिस प्रकार से पूरे हरियाणा प्रदेश में वो घूम रहे हैं। और आज 137वां दिन होते है जिसमें लगभग 61 हलकों की यात्रा कंप्लीट कर चुके हैं और पूरे हरियाणा प्रदेश में 61 के 61 हलकों में अपार जन समर्थन मिला है, जिसकी वजह से 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। दूसरी बात, जो ये अभी मंथन चल रहा है या मीटिंगें चल रही हैं, चाहे वो एनडीए की है चाहे यूपीए की है, इसके बारे में तो मैं ये कहना चाहूंगा ज्योति जी, और मुझे बड़ी खुशी भी है इस बात की। इंडियन नेशनल लोकदल का नेतृत्व क्या फैसला लेगा ये तो वेरी क्लियर है, क्योंकि इसकी शुरुआत ही फतेहाबाद की रैली में लास्ट ईयर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने की थी, जहां पर राष्ट्रीय स्तर के कई नेता आए और उनके बीच में ये आवश्यकता जाहिर की गई थी हमें एक थर्ड फ्रंट बनाना होगा, और वही आज एक शुरुआत है। और तो क्या इनेलो को आमंत्रित किया गया था? आप तो ये कह रहे हैं कि आइडिया ही ओपी चौटाला साहब का था, तो आमंत्रित किया गया आप लोगों को? हाँ बिल्कुल, हाँ, ये मैं बता दिया ना मैंने आपको कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ही आइडिया था, उसी ने इसकी शुरुआत की थी। अब क्योंकि अभय सिंह जी यात्रा में चले हुए हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी इतने बुजुर्ग हैं, तो कहीं ना कहीं ये है कि जो फैसला वहां पर लिया जाएगा उस फैसले में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की हिस्सेदारी है और उसमें वो शामिल है जो भी फैसला लिया जाता है, क्योंकि ये तो क्लियर है कि शुरुआत ही इनसे हुई थी। लेकिन
एक बात समझने वाली है ज्योति जी, इसमें सबसे बड़ी बात जो मेरा दिमाग काम कर रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी ये कहा करती थी कि ये सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाएगा तब भी पूरे विपक्ष के ऊपर एक ही भारी पड़ेगा। आज वो इतनी बड़ी घबराहट आ चुकी है कि उनको शक्ति प्रदर्शन करके दिखाना पड़ा है। आज वो कह रहे कि हमारे 38 पार्टियों का मंगलवार को सम्मेलन दिल्ली में होगा। आज क्यों इस बात पर आ गए कि उनको 26 के मुकाबले 38 पार्टियों को इकट्ठा करना पड़ रहा है। जिस पार्टी के खिलाफ पानी पी पी करके कोसते थे उन पार्टियों को भी साथ लाना क्यों इनकी मजबूरी बनी है, समझने वाली बात यह है। और मैं तो बधाई देना चाहूंगा क्षेत्रीय दलों को कि इस लड़ाई में जो क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ा है, जो क्षेत्रीय दलों को मान सम्मान मिला है, वो सारे क्षेत्रीय दल जिनको ये कहा करते थे, फतेहाबाद की रैली में स्वयं गृह मंत्री ने कहा था कि क्षेत्रीय दल हिंदुस्तान के लिए नकारा है और वो नुकसान करने वाले हैं। आज वही 38 क्षेत्रीय दलों को, जिसमें लगभग 30 तो क्षेत्रीय दल हो गए, उनको इकट्ठा करके अपना सीना गर्व से फुला करके कहते हैं कि हमने 38 पार्टियों को आमंत्रित किया है अपनी इस मीटिंग में। और मैं बधाई हो इन क्षेत्रीय दलों को जिन्होंने ऐसी घमंडी सरकार को भी झुकाने का काम किया है, इनको नीचे लाने का काम किया है। दूसरी बात, ये कहा जरूर करते थे, लेकिन आज अभी रमन मलिक जी से आप कह रहे थे कि आऊंगी मैं अभी आपके पास भी, अभी रमन मलिक ने भी कहा कि एकता में ताकत होती है। आज से पहले रमन मलिक भी यही कहा करते थे कि यदि सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाएगी तो एक ही भारी रहेगा। आज इनको भी एकता में बल दिखाई देने लगा है। ये ताकत है इन क्षेत्रीय दलों की जिन्होंने इस सरकार को झुकाने का काम किया है। और इन क्षेत्रीय दलों में मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि इनका संगठन बने और इनका आपसी जो गठबंधन है वो चले। और यदि ये चल जाता है तो ये बीजेपी की सरकार कहीं भी दिखाई नहीं देंगी और ये 38 पार्टियां ताश के पत्तों की तरह बिखर जाने का इनका हाल होगा। और ये जो नया 26 पार्टियों का गठबंधन बनेगा, ये 2024 में हिंदुस्तान के ऊपर सत्ता हासिल ये अभी बनेगा नहीं बनेगा, किसको फेस माना जाएगा, किसकी स्वीकार्यता होगी, तो बहुत सारे सवाल हैं ना अभी। क्योंकि अभी तो ठीक है, अच्छी बात है, पटना से अधिक पार्टियां शामिल हो रही है। हाँ, एकजुटता का संदेश तो दिया गया है। रमन मलिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मलिक साहब, एक तरफ तो आपकी बात पूरी 5 सेकंड और 5 सेकंड कीजिए, बात पूरी कीजिए, सिर्फ 5 सेकंड। मैं ये कहता हूँ पटना में केवल मात्र 15 पार्टी गई थी और यहाँ पर 26 पार्टियां जाती हैं और तीसरी मीटिंग जो होगी ये 38 में से टूट करके फिर इधर ही आएंगी कि वो मजबूरी में वहां जा रही हैं। जो जो इलेक्शन नजदीक आएगा ये 38 बिखर जाएंगे और 26 आगे बढ़ जाएंगे। रमन मलिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं तो आज भी एक चीज कहता हूँ, इनकी एक सोच है, उस सोच को इनको सलाम, ये खुश रहे उस सोच में। मैंने ये कहा आपके प्रोग्राम पे कि 26 की जगह 62 हो, फिर भी जीतेगा तो एक ही आदमी। तो वो तो चीज एक इन्होंने शायद सुनी नहीं होगी, तो अगर सुन लेते, ध्यान रखते तो अच्छा था। और उसके अलावा भी बता दूं, राज धर्म के साथ साथ गठबंधन जब आप एक बनाते हैं, प्री पोल अलायंस बनाते हैं, आपको उसको चलाना चाहिए। हम कांग्रेस की और इन लोगों की, इन स्वार्थी लोगों की तरह नहीं है। हालांकि हमारे 303 आए थे, 303 बंदूक भी होती है, याद रखिए, बहुत लंबी रेंज की होती है। तो 303 जो आया था उसके उपरांत भी हमने अपने सभी घटक दलों को साथ रखा, उनको मान सम्मान दिया, उनको स्थान दिया, उनको मंत्रालय दिए, सब कुछ करा। वो यही दर्शाता है कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं और जो हमारा नारा है वो हम कृतार्थ करके दिखाते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका विश्वास। ये जो है ना, हम ये पूरा करके दिखाते हैं। इनकी तरह झूठ फरेब की राजनीति और झूठ फरेब का काम करना हमारी आदत नहीं है। मैं तो इतना ही बोलूंगा विपक्ष को कि भी कम से कम जो आरोप हमारे ऊपर लगाते हो, आप भी तो राज्य कर रहे हो ना, सरकारें हैं आप लोगों की भी, एक बार ये भी बता दीजिए कि कितनी जगह पे जिन चीजों का आरोप आप हम पे लगाते हो कि जी महंगाई बढ़ गई,
या आप ये लगाते हो कि महंगाई के साथ जो जॉब्स हैं उसका बोलते हो? तो ऐसा कौन कौन से स्टेट्स आपने हैं जहां पे जीरो करके आपने दिखा दिया हुआ है? कहीं नहीं करा है। चर्चा में अब मैं आम आदमी पार्टी को जोड़ दूं। करते हैं, दिल्ली के फाइनेंस की बात करते हैं मैडम। दिल्ली के फाइनेंस के अंदर आपको ये समझना चाहिए कि दिल्ली को डीकंजेस्ट करने के लिए केंद्र की तरफ से 60,000 करोड़ की परियोजनाएं चल रही है। सिर्फ मैं अभी एक क्षेत्र रोड की बात कर रहा हूँ। तो सेंटर से सारा कुछ मिलके एक म्युनिसिपैलिटी का सीएम जो है वो अपने आप को पन्ने खा समझे, ये शोभा नहीं देता। चलिए आम आदमी पार्टी के पास ही चलते हैं। सुखबीर तंवर जी, आप हैं फोन लाइन पर। जादौन साहब, विपक्षी पार्टी अभी कह रही है, एक तरफ तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ही काफी हैं, दूसरी ओर कल 38 दलों के होने पर भी सवाल उठा रही कांग्रेस पार्टी भी, दूसरे दल भी। और ये 38 पार्टियां कौन कौन सी, इनका नाम भी जानने की कोशिश कि आखिर बताए भारतीय जनता पार्टी 38 पार्टी कौन सी है? देखिए, ऐसा है कि जब भी केंद्र में कोई ताकतवर सरकार आती है तो विपक्ष की एक प्रयास होता है कि सरकार जो ताकतवर है, जो विपक्ष की आवाज सुनने को तैयार नहीं और मुद्दों पर जिस तरह से उनको विपक्ष को विश्वास में लेना चाहिए वो नहीं लिया जा रहा, तो वो सब एकजुट होकर और उस सरकार को अपदस्थ करने का चुनाव के जरिए वो उसको हराने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे प्रयास पहले भी होते रहे और इस बार भी हो रहे हैं। अब देखते हैं कि कितने दल एकजुट हो पाते हैं, किस सिद्धांत पर, किस नीति पर, किस रणनीति पर उनमें एकजुटता स्थापित होती है। अभी तक तो ये 26 दलों की चर्चा है कि 26 दल जो है वो बैठक उन्होंने बेंगलुरु में शुरू कर दी है और आज बैठक हुई है, कल भी होगी। और वहां जो जनरली जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं विपक्ष की एकता को लेकर, वो यही है कि सीटों का बंटवारा किस तरह से होगा। और वहां कुछ मतभेद भी है। वहां एक राय ये भी है कि गठबंधन किया जाए, उसका कोई नाम दिया जाए। कहीं कोई एक राय ये भी है कि गठबंधन के नाम की कोई जरूरत नहीं। तो देखते हैं कि अंतिम रूप किस तरह से लेती है विपक्ष की एकता और कितने दल एकजुट होते हैं। छोटे बड़े दल तो देश में कई हो सकते हैं, लेकिन वो किस तरह से एक दूसरे से जुड़ते हैं और उनके जुड़ने का क्या किस तरह का फायदा होता है। अभी हरियाणा में ही देखिए कि हरियाणा में अगर भारतीय जनता पार्टी के या जेजेपी का गठबंधन है मान लीजिए, तो उसके मुकाबले कांग्रेस मजबूत है। अब दूसरे दलों को क्या सीटें आवंटित होंगी? उनको तो ये अगर कोई फॉर्मूला तय हो जाता है ये कि जो दल जहां ताकतवर है बाकी छोटे दल उसको समर्थन दें, तो इन्हें लोगों को और दूसरे दलों को तो इनको समर्थन ही करना है कांग्रेस को। और यह हो सकता है कि वो समर्थन ना करें, वो गठबंधन से ही अलग रह जाए। तो फिर वो जो अभी अपनी स्थिति है, जितना वोट वो ले सकते हैं वो वोट शेयर ले लेंगे। तो विपक्ष की एकता का अभी तो ये देखना है कि वो किस सिद्धांत पर आगे बढ़ते हैं और किस तरह से वो एक सूत्र में एक दूसरे को जोड़ते हैं, ये देखने की बात है। जब तक ये सिद्धांत तय नहीं होगा, ज्यादा कुछ निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। अब ये बैठक का दूसरा दौर है, पहले पटना में हो चुकी है और आगे अभी इसी बैठक में सब कुछ अंतिम रूप ले लेगा ये भी कहना मुश्किल है। तो देखने की बात है कि कल जो है वो अंतिम दूसरे दिन की बैठक है, उसमें क्या परिणाम निकल कर आता है ये देखने की बात है। सुखबीर तंवर जी, अब तक जहां जहां जिन राज्यों में आप लोग राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ आप लोगों की राजनीति है, लेकिन जिस तरह से बैठक में शामिल हुई है आम आदमी पार्टी, तो अगर क्योंकि अगर मगर की स्थिति है, अगर ये सभी दल साथ आते हैं तो क्या कांग्रेस के साथ होगी आम आदमी पार्टी? क्योंकि मुख्य पार्टी कांग्रेस नजर आती है इन तमाम दलों में। देखिए, जो आज राष्ट्र की स्थिति है, जिस प्रकार से 10 साल में जो हालात राष्ट्र के रहे हैं मोदी जी की सरकार में, उन सारी जो हालात ऐसी बना दिए, उन सबसे मुकाबला करने के लिए निश्चित तौर पे सभी विपक्षी दलों को एक जगह आना चाहिए। और आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पे इसमें गठबंधन का उसका विषय नहीं है। विषय ये है कि इस कुशासन का अंत कैसे किया जाए। अगर मैं आपसे बात करूं, 32-33% इनकी वोट आई थी अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें। इसका मतलब ये कि 67% वोट इनके खिलाफ पड़ी थी, लेकिन वो वोट बट गई, इसलिए इनकी जीत होगी। निश्चित तौर पे जिस तरह का बंटवारा वोटों का हुआ उसको रोकने के लिए और इनसे मुकाबला करने के लिए आज
विपक्षी एकता की सख्त जरूरत है। जिस प्रकार के कानून ला रहे हैं, आपने दिल्ली में जो ऑर्डिनेंस लाए हैं, उसका मुकाबला कैसे होगा? इनको मनमर्जी चला रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, वो हत्या बचानी है। अच्छा, तो कांग्रेस के साथ रहेंगे आप लोग फिर? आप ये दिल्ली की बात करें, आप पंजाब की बात करें, हिमाचल की बात करें और हरियाणा की बात करें, यहाँ तो आप लोग कांग्रेस के खिलाफ राजनीति करते हैं। यहाँ तो आप लोग कहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक हैं, बार बार ही कहा जाता है आपके नेताओं की ओर से। देखिए, फिर आप कहते हैं बीजेपी को रोकने के लिए हम तो कांग्रेस के साथ आ जाएंगे जी, फिर ये कैसे हो पाएगा? ज्योति जी, आज राष्ट्रीय जरूरत क्या है? राष्ट्रीय जरूरतों के हिसाब से निश्चित तौर पे आज गठबंधन होना चाहिए, और जो भी शकल लेगा, जो आगे फैसला होगा, और इकट्ठे होंगे नहीं होंगे, अभी तो प्राथमिक दौर चल रहा है, उसमें देखते हैं आगे क्या होगा। मलिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आएंगे आपके पास। गुलिया जी की आवाज नहीं मिल पाई थी पिछले आंसर में। अजय गुलिया जी, कहीं ना कहीं आप लोगों ने राहत की सांस ली होगी, क्योंकि विप्लव देव के बयानों की बात करें या बीजेपी के कुछ और नेता के, वीरेंद्र सिंह जिनमें खास तौर पर, उनके बयानों से ये लगा था कि डावाडोल स्थिति है। लेकिन क्या आप वाकई अभी मान सकती है बीजेपी की गठबंधन मजबूत है? क्योंकि जब जब बीजेपी ने कुछ भी डिसाइड किया है आप लोग साथ चलेंगे, निकाय चुनाव से लेकर अब तक बात कर लें, साथ लड़ना है नहीं लड़ना है, गठबंधन रहे ना रहे, ये भी आप लोग बीजेपी पर छोड़ते हैं बात। अब निमंत्रित किया गया कि तो जाएंगे, तो बीजेपी जो भी डिसाइड करती है बीजेपी साथ थे उसमें। ज्योति जी, देखिए, हम गठबंधन का धर्म नहीं मानने वाले लोग। आप इस बात ने एक बात कही थी शुरुआत में, देखिए हमने गठबंधन किया हरियाणा को एक 5 साल के लिए स्थायी सरकार देने के लिए। और देखिए, मैं एक चीज और कह रहा हूँ कि हम लोगों ने कुछ निर्णय लिए, दुष्यंत जी ने कुछ निर्णय लिए कि किसान के खाते में सीधा पैसा जाएगा। जब 75% रोजगार की बात हो, तो महिलाओं को 50% राशन डिपो में 50% भागीदारी देने, 33% भागीदारी देने की बात हो, या चाहे महिलाओं को चुनाव में पंचायत, ये सारे निर्णय। अब देखिए, इन पर निर्णय तो हरियाणा प्रदेश की जनता ने लेने हैं, लेकिन जब हम गठबंधन में हैं, हम लोगों ने काम अच्छे किए हैं। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि सरकार के मुखिया भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, वो मनोहर लाल खट्टर जी, हम सहयोगी हैं। दूसरे नंबर की जिम्मेवारी दुष्यंत चौटाला जी को है। हमने सदैव गठबंधन को निभाया। उसके बाद देखिए, किसी प्रकार की बयानबाजी आती थी, जननायक जनता पार्टी का रुख साफ होता था कि हमारा जो गठबंधन है वो केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठ करके तय हुआ है। कुछ स्थानीय नेताओं की अपनी स्थानीय समस्याएं हैं। देखिए, अब मैं बिना नाम लिए या मैं नाम ले भी दूं, वीरेंद्र सिंह जी की अपनी उचाना की समस्या है। उचाना के इतिहास में आज तक की सबसे बड़ी हार 47,000 वोटों से किसी की हुई, तो वो चौरी वीरेंद्र सिंह जी की पत्नी श्रीमती प्रेमलता जी की हुई। दुष्यंत जी को 92,500 वोट मिले, उनको 45,000 वोट मिले, तो 47,000 वोटों से दुष्यंत जी चुनाव जीत करके आए। अब उनको समस्या है, एक वो बयानबाजी करते हैं। अब किस प्रकार की बयानबाजी करते हैं? देखिए, ये दो राजनीतिक दलों का एक नहीं वो ठीक है, ना होकर के पोस्ट पोल अलायंस था। लेकिन विप्लव देव जो कह रहे थे पिछले दिनों, उस बात को तो गंभीरता से लिया जाना चाहिए ना। उचाना को लेकर जो उन्होंने कहा, या बाद में कहा कि ऐसा नहीं किया, हमने मंत्री पद दिया है, या मुख्यमंत्री उनसे पहले कह चुके थे कि ये सरकार बीजेपी की है। तो बीजेपी के जो भी बयान आए या जो भी डिसाइड करे बीजेपी, आप लोग साथ साथ हैं उसमें। केवल वीरेंद्र सिंह परिवार की बात नहीं है गुलिया साहब। नहीं, जो देखिए ज्योति जी, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह जी ने भी कई बातों की मुखालफत करी। जो बयान की, इस प्रकार की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, विप्लव देव जी को भी संयम में रह करके बयान देना चाहिए। और देखिए, देखिए मैं व्यक्तिगत किसी को नहीं कह रहा हूँ ज्योति जी, लेकिन किसी व्यक्ति का इतिहास रहता है। देखिए, आप भी एंकर हैं, आपका भी एक नेचर होता है, हम भी प्रवक्ता पार्टी के बैठते हैं, तो सबकी एक प्रवृत्ति होती है कि किस प्रकार की बयानबाजी वो करेंगे या किस प्रकार का रिएक्शन वो करेंगे। अब विप्लव देव जी का इतिहास देखिए, वो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे, युवा उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाए। उनकी कार्यशैली कुछ अलग है, उनकी बयानबाजी हमेशा से विवादित रही है। देखिए, ये सारी चीजों को आप क्लब करेंगे कि वो अपनी पार्टी के बारे में भी किस प्रकार की बयानबाजी करते रहे हैं, नहीं करते रहे हैं, या उनका त्रिपुरा का आप इतिहास देखेंगे, तो इस प्रकार के बयान देना ना देना वो उनके लिए एक स्वाभाविक सी बातें लगती हैं, अगर हम उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो। नहीं तो आप दोनों गठबंधन में हैं, ट्रैक रिकॉर्ड तो कुछ भी हो, आपके कहने से हम मान भी लें, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने उन्हें दिल्ली से जिम्मेदारी दी है, और हरियाणा बीजेपी और बीजेपी हाईकमान के बीच कहीं ना कहीं वो एक सेतु का काम कर रहे हैं वो। और बीजेपी में प्रभारी की जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है, आप जानते हैं अजय गुलिया जी। फिर वो कैसे बयान देते आए हैं, वो टेन्योर पूरा कर पाए नहीं कर पाए, उससे बीजेपी को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कम से कम। नहीं ज्योति जी, उनसे जिम्मेवारी वापस भी तो दिल्ली नहीं ली थी।
पूर्ण बहुमत की सरकार में उनको हटा दिया था। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि उनको ज्यादा गंभीरता से ना लिया जाए। रमन मलिक जी, तो ये देखिए रमन मलिक जी, क्या ये गठबंधन को लेकर भी एक संदेश दे दिया गया है क्या बीजेपी को इनवाइट करके? हालांकि अभी तो कहा जा रहा है कि हम सभी 90 सीटों, सभी 10 सीटों पर हम लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आज के समय में हरियाणा के अंदर भाजपा के द्वारा जो एक अलायंस है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, उसका एक घटक जेजेपी है। ये सत्य है, यही वास्तविकता है, और उस हैसियत से उनको इनवाइट करना ये हमारी जिम्मेवारी है। हमने करा, उसको इतना ही समझना चाहिए, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। अच्छा। और दूसरी चीज, हर एक का इतिहास है, हर एक का बोलने का तरीका है, हर एक का है। गुलिया जी जिस प्रकार से बोल रहे थे वैसे ही बहुत सारी चीजें, बहुत सारा इतिहास है, सबको है। लेकिन एक चीज जो स्पष्ट बात करने वाली है, जो सबसे जरूरी है, वो ये है कि हरियाणा के अंदर जो हमारे विपक्षी हैं, जो हमारे विपक्षी पक्षी हैं, जो रोज उड़ते हैं, वो हर रोज रात को ये ख्वाब देखने की कोशिश करते हैं कि ये सरकार का गठबंधन टूट जाएगा। वो ये भूल गए हैं कि ये सरकार का गठबंधन जो है वो अपनी जगह स्थिर है, वो कहीं ना जाता। उसके अलावा ये सरकार के पास 10 विधायक जेजेपी के, उनका समर्थन है, 5 इंडिपेंडेंट का है और 40 अपने। तो फिर ये सरकार कैसे ऑटोमेटिकली जाएगी मेरे को नहीं पता। उसके अलावा भी 41 हो गए अब तो इनकी एक आदत है, इनको एक तो गठबंधन टूटने की उम्मीद हमेशा रहती है, ये हमेशा उम्मीद से होते हैं, और दूसरा ये हर 3 महीने बाद सीएम गया, सीएम मलिक जी, ठीक है, आपने जो बोला ये केवल ये क्यों होते हैं? अभी अजय गुलिया जी आपकी पार्टी के प्रदेश प्रभारी पर सवाल उठा रहे हैं, वो तो आपने सुने नहीं। विपक्षी दलों ने अब तक कुछ भी नहीं कहा पैनल पर गठबंधन को लेकर ऐसा, जिसका आप जवाब दे रहे हैं। ये तो ये कह रहे हैं इनका ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखिए विप्लव देव का, वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाए। ये आपके दूसरे बीजेपी नेताओं को लेकर भी बात कर रहे हैं, वो तो आपने अनदेखा और अनसुना कर दिया। रमन मलिक जी, आप केवल विपक्षी पार्टियों को कह रहे हैं, तो आप दोनों पार्टियों के नेता भी ऐसे बयान देते हैं कि सवाल उठते हैं। घर का बड़ा भाई जो होता है उसको हर चीज को समझदारी से करनी पड़ती है। बड़ा सिर्फ नाम से नहीं होता, कर्म से होता है। जो कांग्रेस बड़ा बनना चाह रही है ना कि हम सबके बड़े भाई बन जाएंगे, कांग्रेस को बड़ा बनना नहीं आता आज तक, उनकी सोच छोटी है। इसलिए ये जो गठबंधन बनाने की 26 की कर रहे हैं ना, अब तक 26 जो है ना वो तब तक ही 26 रहेगा, फिक्र मत करिए। केसी भाटिया जी, केवल हरियाणा कांग्रेस की ही बात करें, क्योंकि हरियाणा के संदर्भ में भी हम बात कर रहे हैं, तो अपने 26 होंगे। ये बात बार बार कही जाती है। आज भी सीएम साहब ने कही कि कई खेमे हैं हरियाणा कांग्रेस में भी, कई कांग्रेस हैं, सभी अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करते हैं, सपने लेते हैं। तो कांग्रेस एकजुट नहीं हो पाती। इतनी पार्टियों को अगर कांग्रेस की अगुवाई में कोशिश भी की जाए तो क्या कामयाब हो पाएंगे? देखिए, आपकी डिबेट पूरी नहीं होती मैं ज्योति जी, जब तक आप इस बात को बीच में ना लेकर आए कि हरियाणा के अंदर कितने गुट हैं। बात तो आज हो रही थी पूरे देश के पॉलिटिक्स के 26 दल इकट्ठे हुए हैं, मीटिंग हुई है कल। 30 से 38 दल बीजेपी की लीडरशिप में इकट्ठे होने जा रहे हैं। आपको लगता है भाटिया जी, मुझे जब विपक्षी एकता की बात हो तो क्या कांग्रेस की एकता को अनदेखा कर दें? क्या ये सही रहेगा? ज्योति जी, मैं उस बात पे भी आता हूँ। मैं रमन जी की एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने शुरू में ही जब डिबेट शुरू की, एक बात इन्होंने, एक ही आदमी, 30 से 38 दल हैं जो कल मीटिंग करने जा रहे हैं, उसमें एक ही व्यक्ति जीतेगा। एक व्यक्ति से इन्होंने नाम नहीं लिया, उनका नाम मैं ले लेता हूँ। वो एक व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी जी, जो आज की तारीख में प्राइम मिनिस्टर हैं। इन्होंने एक वहम पाला हुआ है
पिछले चुनाव में भी अब भी यही बात ये कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की वजह से चुनाव जीते हैं और जीतेंगे। इनको उस बात को ये भूल जाते हैं कि अटल बिहारी जी जैसा स्ट्रॉन्ग लीडर पूरे देश में नहीं था, जिनको सभी दल जिनको सम्मान देते थे, और कोई ये नहीं कहता था कि अटल बिहारी जी की सरकार चली जाएगी। अटल बिहारी जी की सरकार चली गई और नहीं, वो तो गठबंधन में थे ना भाटिया जी, वो प्रचंड बहुमत के साथ नहीं थे। कांग्रेस ने 10 साल तक राज किया, तो जब अटल बिहारी जी की सरकार जा सकती है तो नरेंद्र मोदी जी जो 38 दलों को यूपीए नहीं था मैडम, यूपीए नहीं था, कांग्रेस थी। इनको रमन जी को रोकिए, मैंने इनकी इन्होंने अभी बोला है जवाब नहीं दिया। कांग्रेस ने 10 साल राज करा, इसका मतलब यूपीए की सरकार नहीं थी, वो कांग्रेस की सरकार थी। रमन जी दूसरी बात कर रहे थे महंगाई की। आप ये बताओ, ये लोग महंगाई को लेकर आएंगे तो क्यों नहीं लेकर आएंगे महंगाई? 1150 का सिलेंडर मिल रहा है, लोगों को रुला रहे हैं। 100 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है, 90 रुपए डीजल मिल रहा है, लोग आपकी जान को रो रहे हैं। और टमाटर आपने 250-300 रुपए किलो तक बेच दिया, तो महंगाई का मुद्दा तो है ही है, वो क्यों नहीं लेके आएंगे विपक्षी दल? इनकी आदत है दूसरे की डिबेट को खराब करने का। जब मैं बात कर रहा हूँ तो इनका आचरण देख लीजिए, इनका आचरण देख लीजिए रमन जी का। ये बीजेपी का कैरेक्टर है, जब कोई दूसरा बात कर रहा होता है तो उसकी बात पूरी नहीं होती। संभालिए, लेकिन चुप कराइए, इन रमन जी को चुप कराइए या मैं चुप हो जाता हूँ। मैं डिबेट से बाहर हो जाता हूँ अगर इस तरह का आचरण ये लोग करेंगे। अभी बोला ये कांग्रेस की सरकार थी 10 साल, आप तो ये समझाइए अब कि 10 साल कांग्रेस की थी तो यूपीए क्या था, आडंबर था या वो आपके गुलाम थे? नहीं, ये सवाल तो आपसे कर रहे हैं ना भाटिया जी, क्यों हाथ जोड़ रहे हैं आप? ये तो नहीं बोल रहे अभी, ये कह रहे हैं कि अब जब ठीक है अब साथ आने की बात हो रही है, लेकिन जो 10 साल यूपीए सरकार रही, कांग्रेस ने इसे लीड किया, तो अगर आप ये कहेंगे कि कांग्रेस ने ही शासन किया 10 साल, तो उस पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। आप पहले वाक्य के साथ जवाब दे देते हैं। अब भी तो यही हो रहा है, अभी जितने दल इकट्ठे हैं इसमें एनडीए में, तो ये बीजेपी की सरकार ही बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बोलते हैं। ये कौन सा 38 दलों की सरकार बोलते हैं? जो लीड करेगा उसी का नाम दिया जाता है। जब कोई बात होगी सरकार किसकी है तो 38 दलों की सरकार नहीं कहते। भारत की सरकार के प्रधानमंत्री क्यों है? अगर हमने कह दिया कि यूपीए में अगर कांग्रेस लीड करेगी तो कांग्रेस की सरकार बोल दिया तो उसमें क्या हो गया? आप बताओ, बाकी यूपीए वाले के बाद चूड़ियां करा लीजिए। ज्योति जी सॉरी। नहीं मलिक साहब, आप बीच में मत बोले, आपको 3 बार वक्त दिया जा चुका है अपनी बात कहने के लिए। अब आप अपनी दूसरों के बीच में बोलेंगे, अच्छा तरीका नहीं है ना ये। मैंने सबकी बात को प्यार से सुना है। आपने जो कहा, दूसरे की बात सुनते आपने जो कहा, आपकी बात का ये उत्तर दे चुके हैं, जो इनको ठीक लगा उत्तर दे चुके हैं। अब इस बात को आगे नहीं खींचते हुए, रेड्डू साहब, जब आप ये कहते हैं कि अब जो विपक्षी दल बैठकर जो भी डिसाइड करेंगे इनेलो उसमें साख है, तो बात जब हरियाणा की होगी, हरियाणा में लोकसभा लड़ने की होगी, तो कांग्रेस जिस तरह से सीट शेयरिंग पर जो डिसाइड करेगी, क्या इनेलो तैयार होगी? देखिए, वहाँ जो बेंगलुरु में मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग में भी ये एजेंडा साफ तौर पर मतलब चर्चा में है कि जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो लोकल बॉडीज के ऊपर छोड़ा जाएगा। वो होगा हरियाणा कांग्रेस यूनिट और हरियाणा अन्य यूनिट, इंडियन नेशनल लोकदल हो चाहे कोई और हो, इनको आपस में मिल बैठ करके उसका फैसला करना होगा। अब तक इस तरह की चर्चाएं वहां से आई हुई है। अच्छा। तो जैसा भी वहां फैसला होगा, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस भाजपा सरकार को देश और प्रदेश से निकालने के लिए, फैसला लेने के लिए तैयार है और उस फैसले के अनुसार चलने के लिए भी तैयार है। मैं एक सवाल पूछूं आपसे, कांग्रेस बार बार कहती है हम खुद अकेले काफी है, हमें इनेलो की जरूरत नहीं है, तो हरियाणा में तो इनको जरूरत नहीं है। नहीं,
ज्योति जी, इस पॉइंट को भी मैं क्लियर कर देना चाहूंगा आपके चैनल के ऊपर। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी या किसी अन्य क्षेत्रीय दल की हमें जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा। रेणु साहब, मुझे एक वीडियो दिखा दीजिए भूपेंद्र हुड्डा का बयान। हाँ, मैं आ रहा हूँ ज्योति जी, बिल्कुल ये कहा मैं आ रहा हूँ। कांग्रेस सक्षम है, कांग्रेस किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी हरियाणा में, बार बार क्लियर करती कांग्रेस पार्टी। ज्योति जी, भूपेंद्र हुड्डा इज नॉट हरियाणा कांग्रेस। ज्योति जी, भूपेंद्र हुड्डा इज नॉट हरियाणा कांग्रेस। भूपेंद्र हुड्डा इज नॉट हरियाणा कांग्रेस। भूपेंद्र हुड्डा एकमात्र नेता है कांग्रेस के जो वो ये बयान देते हैं कि हमें इनेलो की जरूरत नहीं है। ये मैं मानता हूं, बट इट इज नॉट सेड बाय हरियाणा कांग्रेस। कभी नहीं कहा। किसे मानते हैं आप? हरियाणा कांग्रेस किसे मान रहे हैं? भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा कांग्रेस नहीं है तो हम इसके साथ रहेंगे। किसे मान रहे हैं हरियाणा कांग्रेस? हाँ, भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा कांग्रेस नहीं है। हरियाणा कांग्रेस सभी हरियाणा कांग्रेस है, चाहे वो कुमारी सैलजा है, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला है और चाहे अन्य नेता है, सभी मिलकर के कांग्रेस है। केवल हरियाणा के फैसले लेना। अभी देखिए, अभी जो यहाँ नए प्रभारी आए थे गोहिल जी, उन्होंने सबसे पहले आते ही यही बात कही थी कि कोई भी नेता कोई घोषणा नहीं कर सकता, कोई भी नेता कोई टिकट डिक्लेयर नहीं करेगा, कोई भी नेता अपने मैनिफेस्टो डिक्लेयर नहीं करेगा। ये अभी बावरिया जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि कांग्रेस है, कोई नेता किसी प्रकार का फैसला नहीं लेगा, सभी फैसले हाईकमान से आएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस ने कभी मना नहीं किया। हाँ, भूपेंद्र हुड्डा ने मना किया, एक व्यक्ति ने मना किया और हम उस व्यक्ति को इस मामले में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देने वाले हैं। दूसरी बात ज्योति जी, अभी हमारे साथी ने कहा कि हिंदुस्तान ने भारतीय जनता पार्टी को 303 बंदूक संभलवा दी है और वो बंदूक चल रही है। बिल्कुल सही, 303 बंदूक हिंदुस्तान की जनता ने आपको दी और वो बंदूक इसलिए दी थी ताकि आप बेरोजगारी को मार सको, ताकि आप भ्रष्टाचार को मार सको, ताकि आप महंगाई को मार सको। लेकिन आपने तो उसका मुंह जो है वो जनता की ओर कर दिया। ये बड़ी गलती आपने कर दी। आपको इनकी ओर मुंह रखना चाहिए था। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, क्राइम, इनकी तरफ करना चाहिए था। लेकिन आज तो सरकार ही भ्रष्टाचार कर रही है। आज तो सरकार ही भ्रष्टाचार कर रही है ज्योति जी। देखिए, सरकार का भ्रष्टाचार का खुला एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। सरकार भ्रष्टाचार कर रही है। यदि आप पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड अटैच करवाते हैं तो आपको 1000 रुपया देना पड़ेगा। सरकार के एजेंसी द्वारा करवाई गई प्रॉपर्टी आईडी में यदि आप उस मिस्टेक को ठीक करवाने के लिए दफ्तर में जाते हैं तो आपको 5000 रुपए की पर्ची कटवानी पड़ेगी। जेल क्यों कहते हैं? सरकार ही इस बंदूक को मैं एक पॉइंट पीछे रह जाए इससे पहले मैं भाटिया जी से इस बात का उत्तर ले लूं। हरियाणा में क्या रणनीति होगी, क्या सोचकर चल रहे हैं? क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा की बात पर तो ये कह रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा कांग्रेस नहीं है। भाटिया साहब देखिए, ये कुछ भी कहें, हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बड़े नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है और हमारे चौधरी उदय भान जी प्रधान जी हैं। ये सब लोग मिलकर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। मौजूदा सरकार चाहे वो सेंटर की है चाहे वो हरियाणा की है, उसकी कुरीतियों के खिलाफ, कुनीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और जनता उनको सपोर्ट कर रही है। तो जिस तरह की ये बात करते हैं, अभी रेणु जी कह रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मना कर दिया कि हम गठबंधन INLD से किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। ऐसा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बड़े सुलझे हुए नेता हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नहीं, मैं अगर किसी बात को, किसी नेता का नाम लेकर किसी बयान का जिक्र करती हूँ तो कहा गया है, उन्होंने कहा कांग्रेस सक्षम है, कांग्रेस किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। ज्योति जी सुन लीजिए, उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे पास कोई इस तरह का प्रस्ताव नहीं आया है। जब कोई ऐसा प्रस्ताव आएगा तो उसके ऊपर हमारी पार्टी विचार करेगी। तो इस तरह साफ कहते हैं देखने को ये लगता है कि कांग्रेस जिस तरह से आगे बढ़ रही है, जिस तरह से हरियाणा की जनता उनको सपोर्ट कर रही है,
देखने में ये लगता है कि हमें दूसरे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन राजनीति है, राजनीति में किसी भी बात से इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए अभी ठीक है, आपका इसी बात पर आपको काउंटर करना था, लेकिन कह चुके हैं हुड्डा साहब कि कांग्रेस सक्षम है। सुखबीर तंवर जी, आखिरी कमेंट आपका, आखिरी कमेंट भावनाओं से इनकार नहीं कर सकते। देखिए ज्योति जी, जिस प्रकार से मोदी जी अपने वायदों में विफल रहे हैं, पहली कलम से स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात थी, नील बटे सन्नाटा। किसानों की आय 2022 में दुगनी करने की बात थी, कुछ नहीं। कृषि के 3 काले कानून और 750 से ज्यादा किसानों की शहादत, और काला धन के नाम पे 15-15 लाख रुपए देने की बात जो करी थी, और सबसे बुरी बात 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, लेकिन 2 लाख प्रतिवर्ष भी नहीं दे पाए। इसके अलावा अग्निवीर में जो 70-80 हजार भर्ती प्रति वर्ष होती थी, वो समेट के इन्होंने 10-12 हजार रुपए कर दी, जो मजदूर का, किसान का बच्चा इस देश की सेवा के लिए जाता था। और बैंकों में किस प्रकार की लूट इनके संरक्षण में हुई और उनको विदेश में किस प्रकार से सरकारी संरक्षण में भाग गए, ये सारे देश ने देखा। आज विफल नोटबंदी और उसके बाद महंगाई के क्या हाल हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है, सारा देश भुगत भोगी है। आज हर विपक्षी दल को एक मत होके, एकजुट होके भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को समाप्त करने का वक्त है। जी जादौन साहब, आपका भी आखिरी कमेंट। अब अगर ये दल साथ आते हैं या फिर नहीं भी आते हैं, तो आप दोनों ही परिस्थितियों में हरियाणा पर क्या असर देखते हैं इसका? देखिए, ऐसा है कि इधर विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं, तो उधर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने एनडीए के पुराने सहयोगियों को एकजुट करने का काम शुरू कर दिया है। कल एनडीए की भी बैठक हो रही है, उसमें वो पुराने जो उनके सहयोगी थे उनको आमंत्रित कर रहे हैं। तो उनका भी अपना प्रयास है। उनका प्रयास ये है कि विपक्षी एकता से जो चुनौती पैदा होती है उसको हम बेअसर कर सकें, उसको न्यूट्रलाइज कर सकें। तो अब ये इनको बहुत सोच समझ के, क्योंकि विपक्ष की एकता का जो प्रयास चलते रहे, जो लंबा इतिहास है, खास तौर से 1977 से लेके अब तक का, वो सब लोगों को पता है कि क्या स्थिति है। विपक्षी एकता अगर कायम होती भी है तो बहुत स्थायित्व नहीं ले पाती वो 7 साल का। अब ये है कि ये गठबंधन बनाने शुरू किए थे इन्होंने, एक तरफ एनडीए बना, एक तरफ यूपीए बना। या तो फिर ये है कि एनडीए और यूपीए के फॉर्म में ही गठबंधन रहे, विपक्षी एकता इस तरह से भी हो सकती है, और फिर मुकाबला हो जाए। तो ये मल्टीपोलर जो राजनीति है उसको बाइपोलर करने का ये प्रयास है। अब ये किस तरह से कर पाते हैं, क्योंकि बाइपोलर जब हो जाता है, जब दल एकजुट हो जाते हैं, सीटों का बंटवारा हो जाता है, तो वो बाइपोलर ही हो जाती है, 2 ध्रुवीय, और उसमें मुकाबला फिर सीधा हो जाता है, तो वोटों का बंटवारा रुक जाता है। तो जहां भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे काम नहीं करते या उसका प्रभाव क्षेत्र नहीं है, तो वहां विपक्ष अपनी एकता से सीटें हासिल कर सकता है। ठीक है। अब ये देखने की बात है कि इस तरह से कितनी समझदारी और गंभीरता के साथ ये विपक्ष की एकता को स्थापित करते हैं। जितनी गंभीरता और समझदारी के साथ और अपने जो दलीय स्वार्थ हैं उनको छोड़कर अगर वो इस संकल्प के साथ कि हमें सत्ता बदलनी है देश की, तब तो कुछ नतीजा निकल सकता है। नहीं तो अगर उनके दलीय स्वाभिमान और दलीय अभिमान अगर कायम रहे और एक दूसरे के आगे अपने आप को बड़ा दिखाने का प्रयास चलता रहा, तो ये विपक्षी एकता ठीक तरीके से हो भी नहीं पाएगी। तो मुझे लगता है कि जैसी एक्सरसाइज पहले होती रही है उसी तरह की एक्सरसाइज होगी और कोई ठोस परिणाम नहीं निकल पाएगा। रमन मलिक जी, कल जो सभी पार्टियां बैठक में रहेंगी, क्या ये अभी से थोड़ा बहुत क्लियर है कि ये चुनाव के टाइम भी एक साथ रहेंगे, मिलकर चुनाव लड़ेंगे, या फिर चुनाव से ना जोड़ें इसे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बड़े स्पष्ट कर दूं कि हमने जितने भी अपने प्री पोल अलायंस बनाए और उनका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया, ये सरकार उस पर चली है। किसी को अपनी राजनीतिक व्यवस्था से बाहर जाना पड़ा हो तो वो उसकी व्यक्तिगत चॉइस है, और हमने उसके ऊपर कभी कुछ उनको ना उन्हें जाने के लिए कहा, ना कभी उनको ये कहा कि आप आ जाइए। हाँ, आज न्योता जरूर अध्यक्ष जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबको दिया है, पुराने खटक दलों को दोबारा एक बार न्योता दिया कि जो आना चाहे वो आ सकता है, नंबर 1। नंबर 2, मैं आज भी अभी ये तंवर साहब को बोलता हूँ कि तंवर साहब, मैं बार बार विपक्ष के हर नेता को, हर अभिनेता को, हर प्रवक्ता को बोल चुका हूँ, ये जो आप बोलते हैं ना 15 लाख कहाँ गए, 15 लाख बता दीजिए
एक स्टेटमेंट जो मोदी जी ने बोली हो कि 15 लाख रुपया मिलेगा हर एक को, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, नहीं तो आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद वापस जवाब नहीं आता। और देश को समझाओ, देश के सामने कही थी ये बात, ये ऐसे नहीं चलता। अमित शाह जी ने क्या कहा था कि वो एक जुमला था, ऐसे बेका दोगे आप? जुमले तो आप खुद हो। अरे उधर सबको पता है, जो तथ्य मैंने बताए सारे सच है। जुमलेबाजी आप करते हो, निश्चित तौर पे आप जुमलेबाज हैं। सिवाय जुमलेबाजी के कुछ नहीं किया। सारे देश का भट्टा बिठा दिया, सारे संस्थान बेच दिया आपने। किसानों के विरोध में क्या? चलिए सर, आगे सारे संस्थान बेच दिए आपने। बिल्कुल समय नहीं। रमन मलिक जी बहुत शुक्रिया आपका। जौहर साहब आपका भी शुक्रिया। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा हमने की। तो महामंथन और बैठकों का दौर जारी है, इसका क्या और कितना असर आने वाले दिनों में दिखेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।